नमस्कार, मैं हिमांशु मिश्रा और आप देख रहे हैं द इनसाइड स्टोरी। तो भारतीय जनता पार्टी के काफी तेज तर्रार सांसद हैं, दिल्ली से आते हैं रमेश बिधूड़ी। पिछले दिनों उन्होंने बड़ी ही गर्मजोशी के साथ संसद के अंदर कुछ ऐसे शब्द बोले जिसको लेकर उनकी काफी आलोचना हुई। वो सत्ता पक्ष हो या फिर विपक्ष, हर तरफ के नेता ने उनको कहा कि ऐसा नहीं कहना चाहिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उनका प्रमोशन कर दिया है। अब वो उन शब्दों के लिए किया गया है या फिर क्योंकि नेताओं को अक्सर जिम्मेदारियां मिलती हैं, चुनाव आते हैं, तो एक नॉर्मल प्रक्रिया है। लेकिन सवाल यहां पर उठ रहा है कि एक नेता जिसने बीएसपी के सांसद थे दानिश अली, जिनको अपशब्द कहे थे, संसद के अंदर कहे थे, और उसके बाद उनका प्रमोशन कैसे कर दिया गया, इस सवाल का आज जो है पोस्टमार्टम करेंगे। डॉक्टर संजीव त्रिवेदी जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। संजीव जी, क्या समझा जाए, एक सांसद जिसने दूसरे सांसद को संसद के अंदर, वो भी नई बिल्डिंग अभी जो बनी है, और उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या क्या नहीं कहा कि किस तरह से हम लोग इतिहास गढ़ने जा रहे हैं, बनाएंगे इस संसद में, और उसमें छीछा लेदर फैला दिया। अब उनका प्रमोशन भी हो गया है। तो चाल चरित्र और चेहरा जो अक्सर जिसकी बात होती है, वो क्या दिखने लगा है, क्या किस तरह से देखा जाए इसको, दरअसल इस पूरे मसले को? रमेश बिधूरी के बारे में एक वाकया ये भी है कि कुछ दिनों पहले जब एमसीडी के चुनाव हुए थे दिल्ली में, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली, तो दिल्ली में जो 7 सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी के, उसमें सबसे खराब प्रदर्शन रमेश बिधूरी का ही हुआ था। उनके क्षेत्र यानी कि साउथ दिल्ली, दक्षिण दिल्ली सीट से वो चुनकर आते हैं। वहां कमोबेश सारी सीटें भारतीय जनता पार्टी हार गई थी। और जैसा कि आप जानते हैं, उसमें अरविंद केजरीवाल की पार्टी की जीत हुई थी एमसीडी के चुनाव में, आम आदमी पार्टी की। लेकिन कुछ तो ऐसे इलाके थे जहां पर भारतीय जनता पार्टी के सांसदों ने अपनी रसूख बचाई थी, पर साउथ दिल्ली का ऐसा इलाका था जिसमें कि पूरी तरह से सफाया भारतीय जनता पार्टी का हो गया था। तो उसके बाद से इस बात की चर्चा बहुत तेज हो गई थी कि 2 दफे इन्हें टिकट दिया गया, 2 दफे सांसद बने हैं, और पार्टी में कुछ वैल्यू वो ऐड नहीं कर पा रहे हैं। और अगर उनका अपना कार्य कुछ ऐसा होता तो फिर जो पार्षद के चुनाव लड़ रहे थे भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर लोग, वो हारते नहीं। तो क्या उन्हें टिकट इस बार दिया जाए, यही जो बहस थी इस वक्त दिल्ली में थी, भारतीय जनता पार्टी दिल्ली की जो इकाई है उसमें, कि अचानक ये घटना घटती है। मैं इसीलिए ये बात कह रहा हूं हिमांशु, क्योंकि कोई चीज अचानक होती है क्या, या फिर उसकी वजहें जो होती हैं वो आपको तुरंत पीछे अगर इतिहास में जाएं तो आपको समझ में आती है। क्या ये एक पॉलिटिकली डिस्पैरेट कदम था जो कि रमेश बिधूरी ने उठाया था, क्योंकि चर्चा उस दिन चंद्रयान पर थी और हमारा जो लूनर मिशन है उसमें जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया गया, गैर संसदीय तो वो है ही, साथ ही साथ अमूमन एक ऐसी भाषा है जो कि सामान्य व्यक्ति आदमी एक दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल नहीं करता है। तो फिर ऐसे शब्दों या ऐसी पूरी शब्दावली का, और 1 मिनट में 11 बार उन्होंने बार बार रिपीट कर करके ये बात कही, तो पर्पसफुली शायद कहना चाह रहे थे क्या, कुछ इस तरह का एक शक बना। और उसके बाद उन्हें शोकॉज हुआ उनकी पार्टी के द्वारा, और बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, उन्होंने दुख जताया। और शायद भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व ये समझ रहा था उस वक्त कि इस तरह से बातें जो कही गई हैं नहीं बोली जानी चाहिए, और इसीलिए उनको शोकॉज भी किया। विपक्ष के लोगों ने स्पीकर के पास लिखा कि भाई ये क्या है, आप ये कौन सी ऐसी भाषा है, इस नए संसद में कौन सी ऐसी मर्यादा रची जा रही है। तो उसके बाद आपने देखा होगा स्पीकर महोदय ने ये खबर भी आई है कि मामले को प्रिविलेज कमेटी तक दे दिया है। एक ऐसी विशेषाधिकार समिति होती है
जो कि सांसदों के हक हुकूक और उनके मर्यादा, उनके प्रोटोकॉल की रक्षा करती है, तो उस कमिटी को मामला दे दिया है कि आप तय करिए। और इसी बीच ये खबर भी आ जाती है कि रमेश बिधूड़ी, जिन्हें शो कॉज किया है उनकी पार्टी ने, उन्हीं की पार्टी ने प्रमोट करते हुए, प्रमोशन ही इसे कहेंगे, राजस्थान जो कि चुनाव में जा रहा है उसके एक बड़े ही क्रूशियल जिले का प्रभारी बनाया है। और इस प्रभार के तहत वो जयपुर में बैठकें अटेंड कर रहे हैं। टोंक का प्रभारी बनाया गया है उनको, तो अब वो वहां तो चीजें देखेंगे, लेकिन सवाल पॉलिटिकल तौर पर ये जरूर उठता है कि आप उस नेता, क्योंकि हमने संसद में बहुतों पर कार्रवाई होते हुए भी देखा है, उनको बाहर होते हुए भी देखा है, और सिर्फ एक दिन 2 दिन या हफ्ते भर के लिए नहीं, वो बाहर हो गए हैं, अभी तक अंदर ही नहीं आ पाए हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं, संजय सिंह हो गए, या फिर चड्ढा साहब हो गए, तो तमाम लोग ऐसे हैं जिनको बाहर का रास्ता दिखा दिया गया सिर्फ कुछ वजहों से। लेकिन एक तो कार्रवाई नहीं होना, लोकसभा स्पीकर को लेकर जो सवाल उठाए जा रहे हैं, हालांकि वो उनका अधिकार है कि वो कार्रवाई किस पर करते हैं या नहीं करते हैं, हाँ, वो उनके ऊपर है। कार्रवाई की शुरुआत की है, ऐसा नहीं है कि कार्रवाई उन्होंने नहीं की है, ये कहा जा सकता है। द मैटर हैज बीन सेंट टू द प्रिविलेज कमिटी, और प्रिविलेज कमिटी संसद की एक समिति होती है, लोकसभा की अलग और राज्यसभा की अलग, तो वो तय करेगी। उसमें सदस्य होते हैं, यानी कि संसद सदस्य ही होते हैं उसके मेंबर, उसके कमिटी के चेयरमैन भी होते हैं, और वो तय करेंगे थ्रेडबेयर। उसमें थोड़ा समय लग सकता है, इसीलिए ये तो हम कह सकते हैं कि उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू हो गई है। लेकिन उसमें एक छोटा सा पेच भी है हिमांशु। पेच ये है कि निशिकांत दुबे जो कि बीजेपी सांसद हैं, उन्होंने दानिश अली के खिलाफ शिकायत की कि इन्होंने दरअसल कुछ ऐसा कहा प्रधानमंत्री के बारे में जिसके कारण से वो आवेश में आकर उन्हें कुछ ऐसा कह दिया उन्होंने। तो वो कॉज एंड इफेक्ट बना रहे हैं। हालांकि ऐसे सिर्फ एकमात्र सांसद हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दानिश अली के खिलाफ रमेश बिधूड़ी के समर्थन में उतरे हैं, मात्र एक भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ही मैं कह रहा हूं। और उनके व्यवहार को चूंकि टीवी पे आया तो सब लोगों ने देखा उसको, फिर सोशल मीडिया पर सब लोगों ने देखा उसको, तो उनके खिलाफ तो कई दलों के लोगों ने लिखा है रमेश बिधूड़ी जी के खिलाफ कि भाई इनके खिलाफ एक्शन लीजिए। बीजेपी के नेता भी कह रहे हैं, तो और दबे जुबान वो भी कह रहे हैं कि ये अनुचित है। और दबे जुबान क्या, जब देश के रक्षा मंत्री ने, पूर्व पार्टी अध्यक्ष हैं और नंबर 2 नंबर 3 के नेता कहे जाते हैं, उन्होंने जब कहा है तो, और राजनाथ सिंह, तो फिर बचता क्या है। लेकिन उसी बीच ये भी बात सामने आ जाती है कि अभी तक उन्हें कोई जिम्मेदारी नहीं दी गई थी और अब उन्हें एक जिम्मेदारी दी गई। अपने भाषणों के जरिए या फिर अपने वक्तव्यों के जरिए अक्सर नेता चाहते हैं कि हम लाइमलाइट में आए। क्या ये एक वैसा कदम था? और इसी का फायदा देखते हुए, क्योंकि अब ये मामला इतना हाइप पकड़ गया, अब ऐसे इलाके में भेजा गया है जहां पर उनकी कही गई बातों का फायदा उठा सकते हैं। टोंक इलाके के बारे में हम जानना चाहेंगे, हमारे दर्शक जो है, कि वो इलाका और सचिन पायलट से कैसे वो चीजें जुड़ती हैं, वो सब चीजें जरा बताइए। देखिए, अगर ये घटना न हुई होती तो भारतीय जनता पार्टी के कुछ सांसद जिनकी टिकट कट सकती है, उनकी फहरिस्त में कहीं ना कहीं बिधूड़ी दिखने लगे थे। ये कहना बहुत अतिशयोक्ति नहीं होगी, वो लिस्ट अभी फाइनल नहीं है, लेकिन ये घटना घटी। और देखिए, एक आप उसे बदजुबानी कहेंगे, उनके लिए तो उसने किस्मत के दरवाजे खोल दिए कि कहा मैं उनको समझ रहा था कि वो संदिग्धों की कैटेगरी में थे, अब तो वो चुनाव जिताने लायक व्यक्ति समझे जाने लगे, जिम्मेदारियां मिल रही हैं। और जैसा कि आपने खुद पॉइंट आउट किया कि कैसे किसी एक पर्टिकुलर जगह के चयन से साबित होता है कि पार्टी उनके इस नए रूप का दोहन करना चाहती है। भाई, पार्टी के सदस्य हैं तो पार्टी के लिए क्या कर सकते हैं वो पार्टी देखती है। तो एक एंटी मुस्लिम इमेज जो है उनकी तैयार हुई है क्या, और अगर ऐसा है तो उन्हें एक जिला दिया गया
राजस्थान में बहुत से जिले हैं। जयपुर से करीब 100 किलोमीटर के आसपास ये जिला पड़ता है टोंक का। अब टोंक में क्या है मांझू कि टोंक में जो आबादी है वो आबादी करीब करीब 70% वहां पर हिंदू है और 30% के आसपास मुसलमान है। और उसमें भी सबसे खास जो टोंक सीट है वहां 4 सीट है। टोंक संसदीय क्षेत्र भी है और टोंक असेंबली भी है। अच्छा। तो टोंक संसदीय में 4 असेंबली, जिसमें कि एक तो खुद टोंक है, दूसरा देवली है, तीसरा निमाई है और चौथा मालपुरा है। सबसे ज्यादा जो आबादी है हिंदू मुस्लिम उसका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो 52-53% हिंदू और 46-47% मुसलमान ये आपके टोंक में है। अच्छा। शहर में की आबादी है। आप जब शहर से बाहर निकलते हैं और आप निवाई या देवली या मालपुरा जाते हैं तो ऑब्वियसली वहां पर मुस्लिम आबादी बहुत कम है उस हिसाब से, लेकिन शहर के कारण आसपास के इलाकों में जो इम्पैक्ट होता है उसका है। तो उस जिले में एक तो ये खास बात है। दूसरी खास बात है कि टोंक से ही सचिन पायलट चुनाव लड़ते हैं। टोंक सीट से वो एमएलए हैं, विधायक हैं और सचिन पायलट गुर्जर समुदाय से आते हैं और जो हिंदू आबादी है उस पूरे इलाके में वो गुर्जर समुदाय से ही ज्यादातर है। तो ये जो चारों कंस्टिट्यूएंसी है इन चारों कंस्टिट्यूएंसीज में गुर्जर आबादी है, यानी कि गुर्जर और मुस्लिम्स मिलकर के टोंक के पॉपुलेशन को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। तो अभी तक जो सिलसिला वोटिंग का है कि गुर्जर समुदाय के वोट्स सचिन पायलट के इन्फ्लुएंस में कांग्रेस को जाते हैं और नॉर्मली मुस्लिम समुदाय के वोट भी कांग्रेस को ही जाते हैं। तो उसका असर यह है कि 4 में से 3 कंस्टिट्यूएंसी अभी कांग्रेस के पास है, 3 सीटें, मालपुरा केवल बीजेपी के पास है। अब इसी कॉम्बिनेशन को बदलने के लिए वहां पहुंचे हैं रमेश बिधूड़ी। चूंकि 70% जो हिंदू आबादी है उसमें ज्यादातर गुर्जर समुदाय के लोग हैं जो कि इस अभी तक तो सचिन पायलट की बात मान करके कांग्रेस को वोट दिया करते हैं ज्यादातर। हालांकि मालपुरा की एक सीट भारतीय जनता पार्टी ने जीती हुई है। लेकिन अब क्या होगा? क्या बिधूड़ी जी वहां पहुंच करके वो माहौल बनाने में कामयाब होंगे कि जो वोटों का ध्रुवीकरण है वो सांप्रदायिक आधार पर हो और भारतीय जनता पार्टी को 4 की 4 मिले? क्या सचिन पायलट की सीट पर भी अब मुश्किल हो सकती है? जो अभी तक वो गुर्जर समुदाय और मुस्लिम समुदाय दोनों का वोट लेकर के बहुत आराम से जीतते हैं, उनके लिए वो सीट सबसे मुफीद है, बहुत आसानी से वो जीत सकते हैं, जीतते आए भी हैं। क्या वहां जाकर के रमेश बिधूड़ी पूरे कॉम्बिनेशन को बदल देंगे? जो अभी गुर्जर समुदाय और मुस्लिम समुदाय साथ वोट कर रहे हैं, क्या अलग अलग वोट करने लगेंगे? क्या बीजेपी को ज्यादा वोट मिलने लगेगा? अभी तक तो कम मिल रहा है वोट, तभी तो सीटें नहीं आ रही हैं बीजेपी की। वहां 4 में से केवल एक ही सीट मिली हुई है बीजेपी को। क्या ये गुणागणित बदल जाएगा? अब मान लीजिए कि इस तरह से सोचने का अधिकार किसी भी राजनीतिक दल को है, इसमें कहीं कोई बुरा नहीं मैं मानता, लेकिन किसी एक घटना विशेष के आलोक में आप ये जिम्मेदारी अगर किसी व्यक्ति को दे रहे हैं तो आप उसे शोकॉज क्यों कर रहे हैं? आपने शोकॉज खुद ही किया है, पार्टी ने खुद ही किया है, तो फिर शोकॉज क्या किया गया है? तो एक शोकॉज व्यक्ति को अगर जिम्मेदारी दी जा रही है तो क्या यही समझा जाए कि चुनाव है, सब कुछ जायज है और उन्होंने जो कहा और दुनिया ने जो सुना उसका भी एक राजनीतिक लाभ होता है? राजनीति बड़ी निरंकुश होती है। मध्य प्रदेश से एक नेता है भारतीय जनता पार्टी की, उनके लिए प्रधानमंत्री ने कहा था कि हम कभी माफ नहीं कर पाएंगे उनके बयान को लेकर, लेकिन बाद में कुछ हुआ नहीं। तो अक्सर जो है पार्टियां सो कॉज और ये सब करती हैं, लेकिन हर जगह मुझे ये नजर आता है कि उनको चुनाव में जाना है, चुनाव जीतना है, कैसे भी जीते।
साम दाम दंड भेद। देखिए ना, केंद्रीय मंत्रियों को चुनाव में उतारा जा रहा है, राजस्थान में भी यही होने जा रहा है। ऐसी सुगबुगाहट है। अब कितना होगा, कितना सही होगा, कितना गलत होगा, ये आगे देखेंगे। हाँ, पर इस जीत हार के क्रम में और ये ज्यादा महत्वपूर्ण है कि एक नजीर बन जाएगा, एक उदाहरण बन जाएगा। और वो उदाहरण होगा कि एक तरफ जिस व्यक्ति को शोकॉज किया गया था उसकी बदजुबानी के लिए, वहीं उसी वक्त उसकी बदजुबानी का लाभ लेने के लिए उसी व्यक्ति को एक ऐसे असाइनमेंट पर भेजा गया जहां उसकी बदजुबानी का फायदा हो। मैं टोंक गया हूं, वो जगह जो है बड़ी शांत, और वहां से एक क्रिकेटर भी आए हैं, भारतीय टीम से उन्होंने खेला है, नाम इस वक्त मैं भूल रहा हूं। और वो पुराना शहर है, कभी टर्किश पठानों के रूल में था जब जयपुर पर उनका शासन हुआ करता था। टोंक से बड़े ही एक नामी कलाकार एक्टर इरफान अब तो दुनिया में नहीं है, वो बिलोंग करते हैं। शांत शहर है, लेकिन और कभी भी मैंने वहां पर किसी हाल के दिनों में आपने भी नहीं सुना होगा कि कोई कम्युनल टेंशन या इस तरह की कोई बात सामने नहीं आई। और वहां पर गुर्जर समुदाय और मुस्लिम समुदाय के वोटिंग पैटर्न में जिस तरह की बात अभी तक दिख रही थी, वो ज्यादा हावी थी एक साथ वोट करने की बात। अब वो बदल जाएगा क्या, ये बदलेगा इस चुनाव में? कुछ इस तरह की संभावनाओं को टटोलने के लिए भेजा गया है। लेकिन इन दिनों या फिर पिछले कुछ सालों में भारतीय जनता पार्टी ने जिस कदर वोट बैंक के लिए या फिर राजनीति के लिए अपनी चीजों को दांव पे लगाया है, वो कहीं ना कहीं दिखता तो जनता को भी है। क्योंकि आप एक तरफ भ्रष्टाचार और परिवारवाद तमाम चीजों की बात करते हो, लेकिन आपको वहीं अजीत पवार भी एक्सेप्ट हो जाते हैं, जो कि दोनों चीजों के मिश्रण होते हैं। लेकिन आप कहते हो, आप मंच पे जाते हो तो प्रधानमंत्री जिक्र उन बातों का बार बार वहीं पेनिट्रेट करते हैं, उन्हीं बातों का जिक्र करते हैं। लेकिन क्या पार्टी असल में उन कदमों पर चलती है जो शब्द कहे गए हैं, क्या उन्हीं पर आगे बढ़ती है? ऐसा लगता तो नहीं। और मुझे लगता है कि जनता जब वोट करने जाती है तो ये सब बातें दिमाग में रहती हैं कि आप क्या कर रहे हो, आपने किन नेताओं को भेजा था पता चुनाव नहीं, प्रचार देखिए, में। अगर नहीं होती तो फिर ये नेता कहते कैसे? कुछ असर तो जरूर होता है। और आपने देखा कैसे एक ओम प्रकाश वाल्मीकि की कविता है, उस कविता को मनोज झा ने बोला, और 8 दिनों बाद उसको उठा करके कोई एक नेता है वो लगातार विश्वमन कर रहे हैं। अब उन्हीं के पार्टी के अध्यक्ष कर रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं बोला है इसने। मैं लालू यादव को सुन रहा था, तो अजीब लगता है। जबकि बार बार वो मनोज झा तो बार बार इस बात का जिक्र कर रहे हैं, ये किसी विशेष के लिए नहीं है, किसी एक इंसान के लिए नहीं है। तो ऐसा लगता है कि क्षणिक तौर पर इस तरह के जो डायलॉग्स होते हैं, जो बड़े फिल्मी अंदाज में दे दिए जाते हैं, उसका असर आंशिक रूप से जनमानस पे पड़ता है। और तभी जाकर के ऐसा लगता है कि उसका फायदा उठाने के लिए फिर लोग उस पूरी कहानी को आगे बढ़ाते हैं। हाँ, कितना पड़ता है, कैसे नतीजों में ये तब्दील होता है, ये आने वाला वक्त बता देगा थोड़े दिनों में, जब हम देखेंगे कि क्या बिहार में इसका असर हुआ या फिर टोंक में इसका असर हुआ। लेकिन यह है कि राजनीतिक दलों की जो मजबूरी है, चुनावी मजबूरियां, वो किस तरह से, मतलब यह है कि छाती पे पत्थर रख करके ही ये निर्णय लेते लेकिन ये बड़े शोध का विषय है कि एक इलेक्शन के लिए या वोट पाने के लिए आप कैसे कैसे समाज के अंदर इस तरह की चीजें रखते हो अपनी तरफ से। आप भारतीय जनता पार्टी में किसी भी नेता को उनके इस तरह के शब्दावली को एंडोर्स करते हुए नहीं पाएंगे। वो जिस तरह से बात कर रहे थे, कम से कम मैंने तो नहीं सुना कि किसी ने उनको लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट दिया हो या कहा हो कि जैसे को तैसा उसने कहा है, बहुत सही कहा है। ऐसा नहीं है। नहीं, पीछे बैठ के दो केंद्रीय मंत्री, और उन्होंने बाद में रिग्रेट किया। देखिए होता क्या है कि जब भाषण दे रहा है कोई और उनका अंदाज कुछ इस तरह का होता है, उस पर लोगों को हंसी आ सकती है। मैं मानता हूं इस बात को।
बाद में उन दोनों ने कहा कि उस वक्त, और देखिए नए पार्लियामेंट में मैं एक बात देख रहा हूं कि चीजें दूर दूर हैं, तो उस वक्त आप क्या बोल रहे होते हैं वो बहुत आसानी से समझ नहीं आता है। वो जो स्पीकर साहब की कुर्सी पर बैठे थे दक्षिण भारतीय थे, उन्हें उस वक्त समझ भी नहीं आया होगा। बाद में भले उन्होंने एक्शन लिया होगा या कुछ लिखा होगा, लेकिन सब कुछ बड़ा दूर दूर है। आपको और हमें इसलिए सुनाई पड़ जाता है कि हम माइक से आती हुई बात को सुनते हैं, पर वहां जो आसपास बैठा है अगर उसने हेडफोन नहीं पहना हुआ है तो उसे सुनाई नहीं पड़ता है। बाद में हर्षवर्धन जी ने इस बात को रिग्रेट किया। तो ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी में भी लोग उसको एंडोर्स करेंगे, लेकिन इस मजबूरी का आलम देखिए, कहीं ना कहीं तो कोई मजबूरी है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में पार्टी नेतृत्व को ये फैसला लेना पड़ रहा है। क्या हालत इतनी अच्छी नहीं है क्या कि आपको इनका भी साथ लेना पड़ रहा है? हमने तो पार्टी में, भारतीय जनता पार्टी में सुषमा स्वराज जैसे नेता देखे हैं, अटल बिहारी वाजपेयी जैसे नेता देखे हैं, जो अपनी वाणी से जो है सामने वालों को कह भी ले और उसको पता भी ना चले और हर सब कुछ सामान्य भी रहे। तो अब नेता हैं, अब बोल रहे हैं, आज के जमाने को मंजूर है तो फिर बोल रहे हैं। लेकिन क्योंकि अब चांद पर पहुंच गए और उस दिन जो चर्चा हो रही थी वो चंद्रयान को लेकर ही हो रही थी, तो जब हम चांद पर पहुंच गए हैं तो हम इतना भी एक्सपेक्ट करते हैं। हमारी जो पब्लिक है, क्योंकि एक गाना है ना, पब्लिक है ये सब जानती है, तो पब्लिक से यानी कि आम जनता से, जो वोटर है, उनसे एक्सपेक्ट करते हैं कि ऐसे नेताओं को लेकर वो थोड़ी अपनी सोच को जो है डेवलप करें और जो गलत है उसे गलत कहने की या फिर उसके खिलाफ खड़े होने की जो है कम से कम हिम्मत करे। इससे होगा ये कि वो नेता ऐसा बोलने के लिए मजबूर नहीं होंगे, क्योंकि कोई भी नेता नहीं चाहता कि उसकी खराब छवि बने। अगर बन रही है तो फिर उसके लिए कहीं ना कहीं हम लोग भी जिम्मेदार हैं, समाज भी जिम्मेदार है। तो आपको क्या लग रहा है, ये जो नई जिम्मेदारी अगर दी गई है बिधूड़ी जी को, तो फिर किस मजबूरी में दी गई है? क्योंकि एक तरफ तो तलब किया जा रहा है, दूसरी तरफ जिम्मेदारियां दी जा रही हैं चुनाव के मद्देनजर। आपको क्या लगता है, हमें कमेंट करके बताइए। बहुत बहुत शुक्रिया।